इनकी तरफ से भी जो ना मुझे मालूमात मिली थी कि ये भी ख्वाहिश रखती हैं, तो फिर मैंने अपने वालिदैन को भेज दिया था। उसी तरह शादी हुई है जिस तरीके से नॉर्मल अफराद की होती है। आपके अंदर कोई ना कोई एक खूबी ज़रूर होगी, सिर्फ उसको आपको देखना है और पहचानना है और उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करो। हूँ कि मेरा कसूर है कि मैं माज़ूर हूँ, मेरा कसूर है कि मैं एक उस्ताद हूँ, और मेरा कसूर है कि मैं एक ऐसे माशरे के अंदर पैदा हुआ हूँ जहाँ पर सिर्फ अपनी अपनी सबको पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल अली और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा यूट्यूब चैनल। आज आपकी मुलाकात मुल्तान में ऐसे जोड़े से कराने आए हैं जो कि दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन बच्चों को तालीम देकर, ऑनलाइन और फ़िज़िकल कुरान पाक की तालीम देकर अपना और अपने बच्चों का गुज़र बसर करते हैं, अपने माहाना जो अखराजात हैं उनको मैनेज करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कौन कौन से ज़िंदगी के कौन कौन से मसाइल जो जिनको ये फ़ेस कर रहे हैं और इस ज़िंदगी में किस तरह सरवाइव करते हैं, किस तरह अपने ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो माजूर बच्चे होते हैं, डिसेबल होते हैं, चलें ये तो एक टांगों की माजूरी है, बाकी तो आप तमाम तर काम कर लेते हैं, लेकिन घर वाले जो तवज्जो है वो नहीं करते कि बच्चा जो माशरे की तामीर व तरक्की है उसमें किरदार अदा नहीं कर सकता। तो आपने हिफ्ज़ किस तरह मुकम्मल किया और बाकी जो दुनियावी तालीम है वो क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि जो बच्चा माजूर होता है वो दरअसल माजूरी उसकी बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, लेकिन माजूर हमारा माशरा होता है, माजूर हमारा घराना होता है, हमारे अहलो अयाल होते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो वही माजूर बच्चा आज अगर इस तरीके से तालीम हासिल करे जिस तरह उसका हक़ होता है, तो वो हमारा आर्मी में भी जा सकता है, हमारी अदलिया के अंदर भी बैठ सकता है, हमारे कानून के अंदर भी बैठ सकता है। और जहाँ तक रही है मेरी बात, तो मैं भी उसी की ज़िंदा मिसाल हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझ पर मेहनत की है और कुरान पाक की तरफ उन्होंने मुझे राग़िब किया, और कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद इसलिए उन्होंने हिफ्ज़ करवाया ताकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के अंदर परेशानी और मुश्किलात ना हो। सही। तो मुझे बताइएगा, जब आप कुरान मजीद में जाते थे कि तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, तो मदरसा में बाकी बच्चों के साथ किस तरह गुजारा करते थे? ख़ास तौर पे कहीं आना जाना होता है, आने जाने के लिए किस तरह गुजारा करते थे? देखिए, जो फ़िज़िकली डिसेबिलिटी है वो तो है, आने जाने के लिए अब्बू लेकर जाया करते थे, लेकर आया करते थे। और वहाँ तक जो मदरसे की बात है तो छोटा सा था मैं उस वक़्त, मेरे से बड़ी बड़ी एज के बच्चे वहाँ पर कुरान पाक पढ़ा करते थे। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की है मुझ पर। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब कितने अरसे से कुरान मजीद के आप हाफिज़ हैं और माशाल्लाह कितने लोगों को, कितने बच्चों को जो वो तालीम वो आप दे रहे हैं? मैं इस वक्त 30+ मेरी एज है। तो जब मैं 12 ईयर्स ओल्ड था, 12 साल का, तो उस वक्त मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। तो फिर अब्बू जी और कारी साहब के मशवरे से वहीं पर ही ट्रेनिंग हुई है पढ़ाने का, और जो ना उन्होंने मुझे तरीक़ा कार बताया। तो 2005 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में बच्चे नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ चुके हैं, और अभी इस वक्त 80 से ज़्यादा जो ना लड़के और लड़कियां कुरान पाक पढ़ रही हैं, जो कि लड़के मैं पढ़ाता हूँ और लड़कियां जो ना वो मेरी वाइफ पढ़ाती है। माशाल्लाह। तो ये खूबसूरत हसीन जोड़ा है, ये किस तरह वजूद में आया? भाभी भी हमारी डिसेबल हैं, आप भी डिसेबल हैं, तो अक्सर औक़ात फैमिलीज़ के जो है बड़े मामलात होते हैं। किस तरह ये मोहब्बत की शादी है या वालिदैन का इंतखाब है, किस तरह ये जोड़ा वजूद में आया? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। असल में घर वाले राज़ी थे, उनकी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि भी शादी करनी है, तो शादी के लिए जो ना इंतखाब उन्होंने मुझ पर छोड़ा था कि जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी हमने गुजारनी है। एक नॉर्मल इंसान और एक नॉर्मल जो कपल होता है उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता, क्योंकि उन्होंने सब काम काज अपने तरीके से करने होते हैं। लेकिन डिसेबल पर्सनस के लिए, कपल के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, और होना भी इसी तरह चाहिए कि पेरेंट्स जो है ना वो कम अज़ कम को इतने ख़ुद मुख्तारी की ज़िंदगी दें कि वो ख़ुद इंतखाब कर सकें। तो मैं हिफ्ज़ करने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारा कंपटीशन होता था, तो NGOs के ज़रिए या फिर प्राइवेट इदारों के ज़रिए, तो वहाँ पर मैं
जाया करता था, तो वहाँ पर जो ना मेरी आवाज़ जो ना वो आपकी भाभी ने सुनी थी, तो वहीं से जो ना हमारा फिर रिश्ता जो ना मुंसलिक हो गया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो पहले रिश्ते के लिए आपने इनविटेशन भेजा था या इनकी तरफ से, इनके वालिदैन की तरफ से जो है वो पसंदीदगी का इजहार किया गया था? दोनों ख़ानदानों ने मिलकर ये पसंद की है। फिर सही। हमने सिर्फ उनको रास्ता बताया था कि ये है, यहाँ पर रास्ता है। इनकी तरफ से भी जो ना मुझे मालूमात मिली थी कि ये भी ख्वाहिश रखती हैं, तो फिर मैंने अपने वालिदैन को भेज दिया था। उसी तरह शादी हुई है जिस तरीके से नॉर्मल अफराद की होती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप फ़िज़िकल 80+ बच्चों को बैक वक्त तालीम देते हैं, बॉयज़ को आप पढ़ाते हैं और बच्चियों को हमारी भाभी तालीम देती हैं, तो ऑनलाइन क्लास देने का ख्याल कैसे आया? ऑनलाइन कितने बच्चों को जो है वो क्लासेस देते हैं आप लोग? ऑनलाइन क्लासेस का जो ना हमें कोविड-19 के अंदर हमें ये ख़्याल आया था कि जब स्कूल के बच्चे नहीं जा रहे और वो वहाँ पर मोबाइल पर बैठकर वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो हम भी कुरान की क्लासेस को इस तरीके से जो ना फैला सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 बच्चे हमारे जो ना वो बाहर हम पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में। सही। तो मुझे बताइएगा, अब किस तरह आपकी इस दवाजी ज़िंदगी की तरफ आऊँ तो किस तरह गुज़र रही है? इसका कितना आपका माहाना ख़र्चा हो जाता है और वो ख़र्चा कहाँ से आप अफोर्ड कर लेते हैं, कहाँ से अरेंज करते हैं? बच्चों को पढ़ाने से ही तमाम तर मामलात अरेंज हो जाते हैं या कोई और भी जो है काम करते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को पढ़ाने से जो ना ये ज़वाजी ज़िंदगी के जो गुज़र बसर मामलात हैं ये मुकम्मल नहीं होते हैं। इसके लिए बहुत बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर वो अल्लाह पाक जो ना फल अता फ़रमाते हैं। और दूसरा ये कि किराए का घर है, हमारा अपना नहीं है। यहाँ पर हमने किराया भी ज़ाहिर जैसे रेगुलरली साल में बढ़ता है तो उसी तरीके से बढ़ता है, हमें वो भी फ़ेस करना पड़ता है। और भी इंतज़ामात होते हैं जो हमारी अपने हैं। ज़रा आजकल महंगाई का दौर भी है, परेशानियाँ सबके लिए बढ़ती जा रही हैं, तो हम तो फिर भी पाकिस्तान का मिडिल क्लास से भी नीचे का तबका है जो डिसेबल पर्सन है। तो आपकी जो बाकी जो फैमिली है, आपके जो भाई हैं, आपके जो वालिदैन हैं, वो क्या आपके साथ इस तमाम तर काम में शरीक नहीं हैं? वो आपके साथ नहीं हैं, इस वक्त अलग हैं? वालिदैन तो हमारे दोनों के जो ना वालिद मोहतरम मेरे भी और वालिदा भी, और इनकी वालिदा भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चली गई हैं। तो बाकी ये कि ख़ानदान वाले हैं, तो कोशिश होती है कि हम ख़ुद अपनी जो ना अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें, किसी के सामने जो ना वो हाथ ना फैलाएं। लेकिन फिर भी इंसान है, आखिर इतनी महंगाई के दौर के अंदर कहाँ तक इंसान एक अकेला कर सकता है। सही। भाभी की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा पहले तो कैसी हैं आप? मुझे बताइएगा भाभी, आप दोनों अल्लाह ताला ने आपको टांगों से माजूर रखा है, किस तरह आपकी ये ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आप भी बच्चियों को तालीम देती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, जो बहनें हैं जो घरों में बैठी हैं, उनको कोई पैगाम देंगी इस प्लेटफॉर्म से? जी, मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी ख़ुद को कमज़ोर ना समझो। आपके अंदर कोई ना कोई एक खूबी ज़रूर होगी, सिर्फ़ उसको आपको देखना है और पहचानना है और उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करो। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा नवीद भाई, आपके साथ घर में कैसे हैं? घर में किस तरह आपका गुज़र बसर होता है? कभी कभार कुछ कामों में मुश्किलात भी आती हैं, किस तरह फेस करते हैं तमाम तर चीज़ों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बहुत साथ देते हैं ये मेरा, हर चीज़ में, हर लिहाज के साथ। घर के काम में भी बहुत हेल्प कर देते हैं, वैसे भी जो भी हो तो माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं ये मेरी। सही। मुझे बताइएगा पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? जब इन्होंने बताया कि ये भी बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, तो आपने क्या कहा इनको? क्या आप भी इसमें पढ़ाना चाहती थीं? अब आप माशाल्लाह बच्चियों को तालीम देती हैं, कैसे ख्याल आया? और जब इन्होंने आपको कहा तो आपके क्या जज्बात थे? जी, ये मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी कि आप मदरसा पढ़ाएँ, मदरसे में वो करें। माशाल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अपनी मम्मा का ख्वाब पूरा कर रही हूँ। सही। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है। सही। तो आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी वालदा का जो ख्वाब है वो पूरा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना मेरे साथ
नवीद भाई, एट दी एंड मुझे ये बताइएगा, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देंगे और हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगे? जी फैसल भाई, हुकूमतें तो जो ना आती जाती रहती हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, कम से कम उनको पूरा किया जाए। वो आर्टिकल्स और जो वो कवानीन हमारे बने हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। माजूर जो ना, मैंने पहले बात की थी कि माजूरी हमारे अंदर नहीं होती है, माजूरी माशरे के अंदर होती है। और अगर ये गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर दे, जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ़ कवानीन बनाती हैं, उनके ऊपर अमल नहीं होती हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा कसूर है कि मैं माजूर हूँ, मेरा कसूर है कि मैं एक उस्ताद हूँ, और मेरा कसूर है कि मैं एक ऐसे माशरे के अंदर पैदा हुआ हूँ जहाँ पर सिर्फ़ अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है, कोई जो ना एक दूसरे की तरफ देखता नहीं है। तो जो हमारे आर्टिकल्स बने हुए हैं उनके ऊपर अमल करवाया जाए, और जो हमारे फंडिंग होती है पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर, या जो भी NGOs वगैरह करती हैं, तो कम से कम उनको जो ना इतना आसान बनाया जाए कि वहाँ से हम माजूर इंसान, डिसेबल पर्सन जो ना वो आसानी पहुँच सके। 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं उनको बेचारों को, और मिलता क्या है बदले में? सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर क्या होता है आजकल? एक घर के अंदर 1 महीने का राशन भी इससे ज़्यादा का डल जाता है। तो ये इस बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं एक ख़ास बात ये पहुंचाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो माजूर कोटा है उसके ऊपर भी अमल करवाए, ना सिर्फ अमल करवाए बल्कि उसको बढ़ाया भी जाए। 3% माजूर कोटा है उसको बढ़ाकर 5% किया जाए और उसके ऊपर अमल लागू किया जाए। जब ये अमल शुरू होगा तो फिर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरा कसूर है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, कोई कसूर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने पहले ये कसूर कहा कि मैं माजूर हूँ, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की तकसीम होती है। तो कोई आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं हुकूमत के लिए, तो कोई आपने कहीं अप्लाई किया, कहीं जॉब के लिए? क्या तालीम है? दुनियावी तालीम की बात करूँ तो कितनी तालीम है आपकी? जो नायब कासिद की पोस्ट आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर मुकम्मल BS1 स्केल बनता है, तो उसके ऊपर मैं मुकम्मल तौर पर अहल होता हूँ। अच्छा। तो अगर कोई जो कि हमारे हुकूमत वक्त के हुकाम हैं, हमारे चीफ़ जस्टिस और आला अदलिया आला हुकाम बैठे हैं, तो इनके अंदर भी ये नायब कासिद के कोटे होते हैं। अगर इसी को ही जो ना वो रूटीन के अंदर लाया जाए तो बहुत जो है इनका मशकूर होंगे। और क्योंकि बाहर के मुल्कों के अंदर जो ना तालीम से लेकर तरबियत तक मुकम्मल जॉब, शादी के बाद की ज़वाजी ज़िंदगी जो डिसेबल पर्सन्स की होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर लागू होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सही जी। तो नाजरीन, आपने जाना नवीद भाई ने अपने जज्बात का इजहार किया कि किस तरह एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी ओहदे के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई ना हो सकी और मुकम्मल तौर पर उसके लिए अहल हैं, इनकी तालीम भी मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद जो सुनवाई है वो नहीं हो रही। इसके अलावा इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, इस दवाजी ज़िंदगी के बारे में भी बताया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।